दोस्तों पैराडॉक्स यानी ऐसे सवाल जो विरोधाभास मतलब मैं साधारण भाषा में कहूँ तो दो अलग अलग बातें करना। इन सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। पैराडॉक्स वह प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं। पैराडॉक्स को कई लोग इनवैलिड आर्गुमेंट भी कहते हैं और इंसान की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोचने के लिए यह पैराडॉक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले 5 अमेजिंग पैराडॉक्स के बारे में। हाय गाइस, मैं हूं मनीषा और आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फैक्ट्स एंड हैक्स। दोस्तों पहला है लायर्स पैराडॉक्स। दोस्तों लायर पैराडॉक्स इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए अगर कोई इंसान कहता है कि वह झूठ बोल रहा है या फिर वह जो भी कहता है वह सब झूठ है, तो अब सच में वो रोजाना झूठ ही बोलता है तो उसके कहीं झूठ बोलने वाली बात सच है। और इस हिसाब से तो वह हमेशा झूठ नहीं बोलता क्योंकि वह रोजाना झूठ बोलता है, ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया। तो यह बात उसके विधान से विरोधाभास पैदा करती है जिसे लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। दोस्तों दूसरा है दी ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। दोस्तों दी ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कहा जाता है कि इस पैराडॉक्स को एवेरोस नाम के फिलोसोफर ने 12वीं शताब्दी में रचा था। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि भगवान सर्वशक्तिमान है और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी है कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते तो उनका सर्वशक्तिमान होने का कथन गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को भगवान उठा सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई ना उठा सके। तो इस तरह से यह पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है। इस दिमाग चकरा देने वाली गुत्थी को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। दोस्तों तीसरा है पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। दोस्तों इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को वकालत सीखनी थी लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे वकालत सिखाएं, लेकिन वह उनकी फीस तब देगा जब वह वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब एग्जाम को फाइट करके किसी तरह वो लड़का वकील तो बन गया लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक केस भी नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने फीस मांगी तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस को जीतने के बाद शिक्षक को उनकी फीस देने वाला था और अब तक वह कोई केस लड़ा ही नहीं था। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस लेने के लिए कोर्ट में उस विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में कहा कि अगर ये केस मैं जीतता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार इसे मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं अपना केस हार जाता हूँ फिर भी इस लड़के को मुझे मेरे पैसे देने होंगे क्योंकि शर्त के अनुसार उसे अपनी पहली केस जीतने पर मुझे वकालत सिखाने की मेरी फीस देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है। यहाँ तो लगता है कि किसी भी हालात में उस विद्यार्थी को प्रोफेसर को पैसे देने ही देने हैं, लेकिन अपनी सोच पे जरा और जोर दीजिए और गुत्थी को समझने की कोशिश करें। अब विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट में उत्पन्न होता है। उस लड़के का कहना यह है कि अगर मैं केस जीतता हूं तो कोर्ट के नियम के अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर ये केस मैं हार जाता हूं तो भी प्रोफेसर को मुझे उनकी फीस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी शर्त में यह तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूंगा तो ही मैं उनके फीस के पैसे दूंगा। इस तरह प्रोफेसर और वह विद्यार्थी अपनी अपनी कई बातों से पैराडॉक्स पैदा करते हैं। इस पैराडॉक्स का आविष्कार पौराणिक ग्रीस के फिलोसोफर ने किया था। दोस्तों चौथा है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों यह पैराडॉक्स काफी मशहूर और चर्चित है क्योंकि यह टाइम ट्रेवल से जुड़ा हुआ है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने भूतकाल में जाता है और अपने ही दादा और दादी को मिलने से पहले ही वो अपने दादाजी को मार देता है, तो इस हालात में उसके पिताजी का भी जन्म नहीं हो पाएगा और उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स और कुछ साइंटिफिक समीकरणों के चलते भौतिक शास्त्र स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पैराडॉक्स के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पांचवा है स्मॉलेंस पैराडॉक्स। दोस्तों मान लीजिए कि एक रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के
तीन दोस्त एडवेंचर के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं है, तो वह दोनों ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के पानी की बोतल में जहर मिला देता है ताकि सी को जब रेगिस्तान में प्यास लगे तो वह पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की यह प्लानिंग बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरह से सी को मारने की साजिश बनाता है। बी सी की उस पानी की बोतल में एक छेद बना देता है ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से सी को पानी ना मिलने पर मर जाए। अब यह पूरी की पूरी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करके ये तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं और आखिरकार पानी ना मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है और सवाल यह पैदा होता है कि सी के मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर ए ये कहता है कि सी ने मेरा दिया जहर पिया ही नहीं, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी यह कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। अब इस कश्मकश में आखिरकार सी तो मारा गया और कानून की नजर में ए और बी दोनों के दोनों मर्डर प्लान करने के लिए गुनहगार थे। लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, ये गुत्थी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। गाइज, आपको कौन लगता है इसमें से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।